नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स अकेडमी में। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा है कि यूपीपीएससी में और यूपीएससी में किस तरह के सवाल आते हैं। हमने ये देखा है कि प्री के पेपर में सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में प्री में हमने देख लिया। हमने प्री का पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लिया, मेंस का पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लिया, यूपीएससी का और यूपीपीसीएस दोनों का। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बार हम ये एनालिसिस कर लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सिलेबस क्या है। उसके बाद हम धीरे-धीरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। हमने सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स को लेके एक डिटेल एनालिसिस के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बार हम लोग सिलेबस को समझ लेंगे, एक बार हम क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को समझ लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोज को स्टार्ट करेंगे। इस वाले वीडियो से अब हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सब्जेक्ट या जिसे हम जो से कवर करने जा रहे हैं वो है इतिहास। हम इतिहास से शुरू करेंगे, ठीक, और इतिहास में भी हम प्राचीन से शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास विषय है क्यों? क्योंकि इतिहास को क्या कहा जाता है? इतिहास को जननी कहा जाता है सभी विषयों। मतलब आपको किसी भी विषय के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उस विषय का इतिहास जानना पड़ेगा। सभी सब्जेक्टों का अपना अपना कोई ना कोई इतिहास होता है ना? इसीलिए इतिहास एज अ होल सब्जेक्ट को जननी कहा जाता है बाकी विषयों। तो हम इस वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों का फुल एनालिसिस करेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद आपको ना कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आएगी, ना आपको फैक्ट में कोई दिक्कत आएगी। मैं फैक्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज दोनों तरीके से आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा जिसके थ्रू आप आसानी से मेंस में भी आंसर लिख पाएंगे और प्री में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतिहास के विषय में हमें जानना है कि इतिहास क्या है। सबसे पहली बात, क्यों, कहाँ और कैसे हम पढ़े इतिहास। ठीक, इतिहास एज ए सब्जेक्ट क्या है या इतिहास है क्या, और क्यों हम पढ़े इतिहास को, कहाँ से हम पढ़े इतिहास को और कैसे हम पढ़े इतिहास को, जिससे हम ये जान पाए इस सब्जेक्ट के विषय में। मैं अनुपम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ इस यात्रा में, जिसमें हम इतिहास को 360 डिग्री एनालिसिस के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक? तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है कि इतिहास है क्या। बहुत सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि इतिहास वर्तमान का अतीत है। मतलब आज जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी है ये वर्तमान है, और इस वर्तमान का अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ काल, है ना? बीता हुआ, तो जो कुछ भी आज वर्तमान है इसका जो बीता हुआ काल है, ये आज इस अवस्था में किस तरह से है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसी को जानना है इतिहास। तो इतिहास वर्तमान का अतीत है ना? तो आज सिचुएशन है इसका बीता हुआ कल, वही इतिहास। ठीक, इतिहास के विषय में कि कुछ बदलावों के बारे में समय, दिन, तारीख तय की जा सकती है। मतलब इतिहास के विषय में एक और चीज आप जानिए कि ये क्या है, परिवर्तनों का अध्ययन। मतलब वर्तमान का जो समाज बना है ये परिवर्तन किससे बना है, ये हमेशा ऐसा तो नहीं रहा था, या एकाएक से इसमें बदलाव हुआ, ये धीरे धीरे बदलते बदलते समाज बदला है। तो जो आज का समाज है ये परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। कुछ परिवर्तनों के बारे में
हम ये बता सकते हैं कि ये कब हुआ, हम उसका समय, उसका दिन, उसकी तारीख हम तय कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब ये डेट हम तय कर सकते हैं, ठीक? परंतु कुछ घटनाओं के बारे में दिन, तारीख हम तय नहीं कर सकते। जैसे 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 मानव ने ये कब तय किया कि उसे परिवार के साथ रहना है, इस बात को नहीं बताया जा सकता। जैसे अंग्रेजों के मन में, ना, जो आपके ब्रिटिशर थे, उनके मन में ये कब आया कि भारत को उपनिवेश बनाना है, ये उनके मन में कब आया, ये तय नहीं किया। एक एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है E.H. कार। E.H. कार, वो कहते हैं कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच एक संवाद कायम करता है। संवाद मतलब इसमें लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो वर्तमान है, जो आज है, ये अपने पीछे हुए घटनाओं के विषय में जब जानना चाहता है, तो उसके बीच में जो संवाद का काम करता है, जो वार्तालाप का काम करता है, वही इतिहास है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है प्री में कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास के पिता में हीरोडोटस, इसको हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ये आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन ये हीरोडोटस था कौन, इस विषय में बहुत कम जानकारी है लोगों को। तो आप देखिए कि वर्ष 1425 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक, जिसको ना पता हो तो एक होता है ईसवी, एक होता है ईसा पूर्व, और यहां आप मान के चलिए ईसा मसीह ये एक तरीके से आप स्केल इसको मान लीजिए। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे आप ये मान लीजिए इसको -1 ऐसे लिखते हैं ना, -2, -3, ठीक, -3, तो ये माइनस को आप क्या कहिए, ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व कितना, 3 साल। ऐसे ही ईसा पूर्व 425 ईसा पूर्व। इसी तरह जब आगे इस स्केल पे बढ़ते हैं, जैसे आप लोग मैथ में एक स्केल बनाते हैं ना, ये 0 हो गया, इसके इधर -1, -2, -3, और इधर चले जाएंगे तो 1, 2, 3, इस तरह। तो इधर वाले को आप क्या मानिए, ईसवी, इधर वाले को आप क्या मानिए, ईसा पूर्व। ये जो माइनस वाला सिंबल लिखा है, इसी को आप मान लीजिए ईसा पूर्व। तो यहाँ कहेंगे 1 ईसा पूर्व, यहाँ कहेंगे 2 ईसा पूर्व, यहाँ कहेंगे 3 ईसा पूर्व। इस तरह इतिहास में हम पीछे गणना करते हैं। इसी तरह से 425 ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 425 साल पहले हीरोडोटस की एक रचना प्रकाशित की, और वो रचना संबंधी थी ग्रीको फारसी, ठीक, और इसी को उन्होंने नाम दिया द हिस्ट्रीज। हीरोडोटस का जन्म कब हुआ था, 485 ईसा पूर्व। कब, 485 ईसा पूर्व। तो ग्रीक का एक शहर है जिसका नाम था हेलिकारनासस। हेलिकारनासस एक ग्रीक का शहर है, वहां इसका जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हालिकारनासस फारसी साम्राज्य का एक छत्रप या प्रांत बन गया। मतलब ये जो आपका हेलिकारनासस है, हेलिकारनासस है, ये क्या था, फ्रांस का प्रांत था, ऐसा आप मान, ठीक। और उस पे अत्याचारी लिगडामिस का शासन, लिगडामिस का, हीरोडोटस के परिवार ने लिगडामिस के शासन का विरोध किया। फ्रांस का प्रांत था
और इस पे शासन किसका था? लिगडामिस का। ठीक है, इसके शासन का विरोध किया इसने, इस हीरोडोटस के परिवार ने। जब इन्होंने विरोध किया तो राजा के खिलाफ आप प्राचीन समाज में इस तरह विरोध तो कर नहीं पाते थे कि इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं थी, इतनी भाषा की स्वतंत्रता, विभक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे सब कुछ तो वहां विचार थे नहीं। तो हीरोडोटस के परिवार को एक द्वीप था जिसको कहते हैं समोस द्वीप, जहां निर्वासन कर दिया गया। मतलब समोवसन द्वीप पे, समोस द्वीप पर इनको भेज दिया गया, इनके परिवार को। ठीक, अब हीरोडोटस ने यही जो ग्रीक और फ्रांस के बीच में, फारसी के बीच में, ग्रीक और फारसियों के बीच में जो युद्ध हुए, इन्हीं युद्धों को अपनी किताब में ज्यादातर लिखा है। कौन सी? द हिस्ट्री इनकी। हीरोडोटस ने खुद भी कहा है कि द हिस्ट्रीज में जो कुछ भी उसने लिखा गया, उसने उसको खुद टेस्ट नहीं किया गया, सत्यापित नहीं है। उसने यात्राएं की बहुत सारे देशों की और कहानियों से एकत्र किया। मतलब हीरोडोटस ने जो इतिहास लिखा है वो सत्यापित नहीं है। लेकिन और जिसे इतिहास का बहुत बेसिक भी ज्ञान हो, तो इतिहास क्या है? सत्यापित तथ्यों का अध्ययन है। मतलब किसी चीज को इतिहास तब माना जा सकता है जब वो सत्यापित हो। और यहां आप देखिए, हीरोडोटस द हिस्ट्रीज में लिख रहा है और उसके बाद उसमें वो स्वयं कह रहा है कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये प्रमाणित नहीं है, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है कि ये सही है कि गलत है। मैंने अपनी यात्रा से, कहानियों के माध्यम से कुछ तथ्य संग्रहित किए हैं, उन्हीं को लेके मैं ये लिख रहा हूं। इसीलिए इतिहासकारों में भी ये विवाद है कि हीरोडोटस को इतिहासकार माना जाए कि ना माना, क्योंकि कुछ लोग, एक दूसरा व्यक्ति है जिसको बोलते हैं ट्यूसीडाइडस, ट्यूसीडाइडस, इसको पहला इतिहासकार मानते हैं और हीरोडोटस को पहला झूठा व्यक्ति। मतलब कुछ लोग हीरोडोटस को इतिहासकार मानते ही नहीं, और टेक्निकली आप देखा जाए तो इनकी बात में तर्क है, क्योंकि इतिहास अगर सत्यापित नहीं है तो उसे आप कैसे मानेंगे? हीरोडोटस हीरोडोटस एक ऐसी रचना को कर दे रहा है समाज को जो उसने स्वयं भी प्रमाणित नहीं, और वो खुद भी कह रहा है कि ये इसने कहानियों से एकत्रित किया है। लेकिन लेकिन इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको ये एक यही लगाना है कि हीरोडोटस ही इतिहास का पिता है। ठीक है, पहली बात। अब ये समस्या क्यों कि हीरोडोटस जैसे व्यक्ति को ही इतिहासकार माना जा रहा है? देखिए, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो समस्या क्या है कि हमारे इतिहास को विदेशियों ने लिखा। ठीक, मतलब भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका इतिहास विदेशियों ने लिखा है और आज तक भारतीय उसी इतिहास को सत्य मानते हैं। आप हीरोडोटस की कहानी देखिए कि हीरोडोटस स्वयं कह रहा है कि जो कुछ उसने लिखा वो सच नहीं है। उसने वेरीफाई नहीं किया है कि वो सच है कि नहीं, है ना? लेकिन उसके बाद भी उसको इतिहास का पिता माना जा रहा है। ठीक, तो ये समस्या आपको इतिहास में मिलेगी। ये टॉपिक मैं ऐसा नहीं किसी विरोध में बोल रहा हूँ। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे ना, तो इतिहास में इस तरह के प्रश्न भी आएंगे कि जो इतिहास के साक्ष्यों के, कि जिन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा गया है, क्या वो सही है कि नहीं है? आप इतिहास की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब इस तरह के तर्क आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं,
तो हमको ये जानना होगा कि भारत का नाम क्या है। तो एक तो नाम को लेके ही बहुत विवाद है। तो वर्तमान में भी आप देखेंगे तो ये विवाद फिर से चर्चा में कि भारत का नाम इंडिया ना होके भारत रखा जाए। तो एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों है? भारत का क्या नाम है वास्तव में? देखो, भारत का एक नाम तो इंडिया सब जानते हैं, दूसरा नाम भारत और तीसरा नाम हिंदुस्तान। 3 नाम है भारत के। जो इंडिया नाम है वो इंडस नदी से निकला है। इंडस नदी से मतलब सिंधु नदी। ठीक। जो भारत नाम है ये उत्तर पश्चिम में, मतलब भारत के वर्तमान सीमा के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। बेसिकली ये आर्यों के लिए प्रयोग। कौन सा? भारत नाम है जिसके बेसिस पे भारत बना है। तीसरा नाम है, और इस भरत का उल्लेख भी आप देखिए, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी, इसी भरत नाम का उल्लेख इसी भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी आपको मिलता है। और बाद में इसी का प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब भारत भरतवंश के नाम पे पड़ता है, भारत की संतान कहा जाता है, और ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग हैं जिनको मुख्यतः आर्य माना जा रहा है। इसका उल्लेख भरतवंश का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। और धीरे धीरे इस पूरे देश में रहने वाले लोगों को भरतवंशी ही कहा जाने लगा, जहां से भारत नाम बना। तो पहला नाम आपने देखा इंडिया, दूसरा देखा भारत, तीसरा है हिंदुस्तान। तो जो ये हिंदुस्तान है ये भी सिंधु नदी से ही बना है। इंडिया भी देखिए आप, सिंधु से बना है, इंडस बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? इंडस। और ये सिंधु से क्या हुआ? हिंद नाम बना। ईरानी शब्द है। कौन सा शब्द है? ईरानी। हिंद। हिंदुस्तान शब्द पहली बार तीसरी सदी में, है ना, तीसरी सदी में, ईसी में नहीं, एडी में, सासानी शासकों, कौन से शासकों? सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। आपसे इतिहास में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द पहली बार कहां मिलता है, तो आप कहेंगे तीसरी सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द पहली बार मिलता है। और क्यों मिलता है कि सिंधु से हिंद शब्द बनता है ईरानी भाषा में, और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा गया। ठीक है। इंडिका जो है वो संस्कृत में सिंधु नदी का नाम इंडस है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने ये नाम दिया है। ठीक। सिंध को इंदोस इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। तो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया। भारत भरतवंशी लोगों को कहा गया जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। और हिंदुस्तान सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को कहा गया। ठीक। अब भारतवर्ष नाम भारत का पड़ता है, तो एक इसका मतलब हो गया भरतवंशी, अर्थात भरतों का देश। इसके निवासियों को क्या कहा जा रहा था? भरतवंशी या भरत की संतति, भरत संतति कहा जाता है। और प्राचीन काल से ही, बहुत पहले के काल से ही कवि, दार्शनिक, शास्त्रकारों द्वारा इसकी सीमाओं का वर्णन होता है। इसकी भारतवर्ष की सीमाओं का वर्णन प्राचीन काल से ही लोग करते आए हैं। तो क्या सीमा बता रहे हैं प्राचीन काल से? और चक्रवर्ती राजाओं का भी वर्णन मिलेगा आपको। ये चक्रवर्ती राजा ही दरअसल सीमा बताएंगे कि इनका क्षेत्र कहां तक। और कवि भी, दार्शनिक भी बार बार भारतवर्ष के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। तो जब, क्योंकि आप देखिए, जब पश्चिम के देशों ने, इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखना प्रारंभ किया तो वो हमेशा ये प्रयास करते थे
वो हमेशा यह प्रयास करते थे कि भारत देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, ये तो बहुत छोटे-छोटे राजा आपस में मिलके, बहुत छोटे-छोटे लोग आपस में मिलके रह रहे हैं, लेकिन ये कोई संगठित नहीं है। जबकि इतिहास में हमको बार-बार ये मिलता है कि भारतवर्ष नामक एक देश है, भरतों की संतति है। चक्रवर्ती राजाओं का भी वर्णन मिलता है और ऐसे चक्रवर्ती राजा 2 हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे भारत को जोड़ के रखा है। तो ये क्योंकि हमें आरोप ये लोग ये लगाते हैं पश्चिम के इतिहासकार और उनसे प्रभावित कुछ भारतीय इतिहासकार भी कि भारत कभी एक था ही नहीं, तो उनके लिए ये है कि बार-बार इसी नाम का प्रयोग हो रहा है और जब राजाओं के राज्य की सीमा निर्धारित करी जा रही है, तो उसमें भी ये नाम लिया जा रहा है और सीमाएँ बताई जा रही हैं। तो सीमा क्या बताई जा रही है कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी, मतलब यहाँ हिमालय से लेके और दक्षिणी सीमा क्या बताई जा रही है? कन्याकुमारी। ठीक, पूर्वी सीमा जो आपको बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी सीमा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिमी सीमा बता रहे हैं किसको? सिंधु को। ये बताया जा रहा है बार-बार आपको भारत का क्षेत्रफल। और चक्रवर्ती राजा जब 2 हुए हैं, एक तो आप देखेंगे अशोक, अशोक किससे है? मौर्य वंश से, ठीक? और दूसरा राजा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश से। तो ये 2 राजा मिलते हैं चक्रवर्ती राजा। और भी राजाओं के नाम मिलते हैं पर वो उतने प्रमाणित नहीं है, पर ये दोनों प्रमाणित हैं कि ये चक्रवर्ती राजा थे। अशोक का साम्राज्य आप देखेंगे अफगानिस्तान के एरिया से लेके इंडोनेशिया तक के क्षेत्र तक इनका क्षेत्र फैला कहीं न कहीं, जहाँ से इनडायरेक्ट इनके कंट्रोल में था। समुद्रगुप्त के भी देखेंगे आप, तो समुद्रगुप्त गुप्त को भी चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। तो इस तरह भारत की सीमाओं का वर्णन प्राचीन काल से ही हमें मिलता है। प्राचीन काल में भी भारत एक था, ऐसे वर्णन हमको बार-बार मिलते हैं। क्योंकि ये क्या प्रयास कर रहे हैं कि भारत देश ही नहीं है, उसके विपक्ष में ये तर्क है कि ये हमारी व्यवस्था हमेशा से रही। अगर हम अगली बात करें तो 1817 में स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री है, जेम्स मिल का नाम ध्यान रखिए, जेम्स मिल 1817 1817 की ये बात है। जेम्स मिल नामक एक स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री है और राजनीतिक दार्शनिक है। इसने 3 विशाल खंडों में, मतलब 3 पार्ट में एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किताब इसने लिखी। इस किताब में इसने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। इसने जेम्स मिल। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास को पहली बार 3 कालखंडों में बांटकर किसने लिखा? तो आप किसका नाम लिखेंगे? जेम्स मिल का। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इसने जो जिन 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा, उसमें एक तो इसने कह दिया कि देखो ये जो प्राचीन काल में थे वो हिंदू राजा थे। फिर ये कहता है कि जो मध्यकाल आया वो मुस्लिम राजा थे, तो मुस्लिम इतिहास है। और जो आधुनिक काल है वो इस इतिहास। तब ये भारत के इतिहास की बात कर रहा है और इसमें ये कह रहा है कि प्राचीन काल में हिंदू राज्य था भारत और मध्यकाल है मुस्लिम भारत और आधुनिक काल है ब्रिटिश भारत। अब देखिए इसके जेम्स मिल भी क्या कर रहा है? तोड़ने का प्रयास, इसको, भारत को। ये भी क्या कर रहा है? तोड़ने का प्रयास भारत को। ये इस तरह से बताना चाह रहा है कि प्राचीन काल में हिंदू शासक थे, मध्यकाल में मुस्लिम शासक थे और ब्रिटिश हैं आधुनिक। ठीक?
आप इसी के साथ 1817 अगर आपको ये याद है, तो इसके बाद ही आप जब देखेंगे 1834 में जब मैकाले शिक्षा व्यवस्था बनेगी, तो उसमें पूरा यह प्रयास होगा कि भारत को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। इसके लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। ये प्रयास बार-बार होगा। ठीक। लेकिन जेम्स मिल ने ये जो करा है, इसके अपोजिशन में आपको लिखना है, तो इसके इतिहास, इसके जेम्स मिल के इतिहास की समस्या है। पहला इसने काम कैसे किया? इसने एक जो ये क्लासिफिकेशन किया, जो श्रेणीकरण किया, वो सिर्फ शासकों के आधार पर। दूसरी समस्या है ये है कि राजाओं से भी विभिन्न धर्मों के राजा थे। इसने क्या किया कि ऐसा नहीं, ये जैसे कह रहा है ना कि प्राचीन काल में सिर्फ हिंदू थे या मध्य काल में सिर्फ मुस्लिम थे, तो ऐसा तो था नहीं। दरअसल इसने क्या किया कि जो दिल्ली में शासक था ना, या जो सत्ता के केंद्र में शासक था, आगरा में शासक था या फिर बंगाल का शासक, उनको इसने टारगेटेड करके लिखा। स्थानीय राजाओं को इसने नहीं लिखा। मिल को लगता था कि यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर है, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला है। ये हमें क्या कहते थे? हमें कहते थे ये लोग सपेरों का देश। सपेरों का देश, इसको भारतीयों, भारत, और कहते थे कि ये लोग, इनमें ना कोई एकता है, ये कोई देश कभी था ही नहीं, यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जब एक धर्म का शासक होता है दूसरे धर्म के लोगों को मारा जाता है। इस तरह की बातें ये आपस में फैलाते थे, जिससे ये समाज आपस में लड़ता रहे और ये दिखा पाए कि हम ज्यादा योग्य हैं, ये लोग ज्यादा पिछड़े हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य इनको सुधारने के लिए आया है। इस तरह के विचारधारा ये फैला सके। तो इन्होंने क्या किया? श्रेणीकरण जब कर दिया शासकों के आधार पर, तो सामान्य जनता के धर्म को देखा ही नहीं कि सामान्य जनता भी तो है। अरे राजा, अगर आप मान लेते हैं कि मान लेते हैं आप मुस्लिम राजा है ना? ठीक। तो जनता में, जनता जब आप देखेंगे तो जनता में तो हिंदू भी होगी, मुस्लिम भी होगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम राज्य था? या आप इसी को उल्टा कर दिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राज्य था? ये आप दरअसल करना क्या चाह रहे हैं कि आपस में लड़ाना चाह रहे हैं इन दोनों को, और आज तक हम लड़ते चले आ रहे हैं इसी बात को। अगली बात आप देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली के राजाओं के आधार पर ये धारणा इन्होंने गढ़ दी, जेम्स मिल की प्रॉब्लम, और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाए, ये बातें ये लोग कर रहे हैं। तो जेम्स मिल के इतिहास की समस्या है। जेम्स मिल ने क्या किया? पहली बार इतिहास को 3 भागों में बांटा था। जो सामान्य इतिहासकार हैं वो भी इतिहास का वर्गीकरण, जो आप लोग ज्यादातर सुनते हैं, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। तो ये सामान्य इतिहासकारों का वर्णन है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। इस इतिहास की भी समस्याएं, इस इतिहास में क्या समस्या है? पहली समस्या ये है कि ये समझ भी पश्चिम की, ये भी समझ पश्चिम की समझ है। जब जब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश साम्राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग करके ये कहने लगे कि ये इतिहास के 3 काल हैं, तो उसका विरोध सामान्य जनता की तरफ से होगा ही। सामान्य जनता उसको एक्सेप्टेंस नहीं करेगी। फिर ये क्या कहेंगे कि देखो, नहीं, अब बदलते हैं, दूसरा तरीका है, प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है, 3 काल में हम इतिहास को बांट देते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इनके हिसाब से जो आधुनिक काल है, इसमें विज्ञान, इसमें तर्क, इसमें लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, ये सब बातें आई। लेकिन इन्होंने भारतीय इतिहास को शायद सही से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम विज्ञान में प्राचीन काल से ही सबसे आगे रहे हैं। हमारा तो डोमिनेंस था। तर्कवाद, तर्कवाद में अगर शंकराचार्य को पढ़िए, शंकराचार्य की पूरी फिलॉसफी तर्क पे ही आधारित है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो आप मौर्य साम्राज्य पढ़िए, और मौर्य साम्राज्य में भी आप साप्तांग सिद्धांत
अगर किसी को याद हो, सप्तांग सिद्धांत। जब मैं आपको आगे बढ़ता जाऊँगा तो इन सबको डिटेल में भी बताऊँगा। तो मौर्य साम्राज्य में सप्तांग सिद्धांत का मतलब एक तरीके से समझिए कि ये सिद्धांत है सात कि शासन कैसे चले, है ना? शासन प्रशासन कैसे हो, इस तरह का एक सामान्य भाषा में आप जान लीजिए कि ये सप्तांग सिद्धांत है। हमने वहाँ भी तो बात करी। समानता की बात तो हम बहुत पहले से करते आए हैं, ठीक? और समानता की बात का सबसे बड़ा उदाहरण आपको अगर ढूँढना है, समानता के बाद की सबसे बड़ा कहाँ उदाहरण है? आप रामायण उठा के देखिए। सीता जी को राम ने अपनी जनता के कहने पे ही, जनता के आरोप पे ही तो बाहर कर दिया, राज्य से निकाला। तो राम राज्य में समानता कहाँ नहीं है? तो ये समानता की बात है। तो जो इन्होंने ये वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण की ये समस्या है। क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही ये सारे तर्क हैं, कि जिन बेसिस पे ये कह रहे हैं ये आधुनिक काल है। तो क्या हम भारत को ये मान लें कि हमेशा से ये आधुनिक काल में ही रहा? क्योंकि अगर आप इनके आधार ये हैं, जो ये बताना चाह रहे हैं कि विज्ञान हो, तर्क हो, लोकतंत्र हो, मुक्ति हो, समानता हो, ये सब बातें हो, तो ये सब तो हमारे समाज में बहुत पहले से रही है। तो भारतीय समाज तो हमेशा से आधुनिक रहा है। इनके तर्कों के हिसाब से हमको ये मान लेना चाहिए। तो इनके बेसिकली इनका टारगेट क्या है? समाज को तोड़ना। का टारगेट हमेशा से ये रहता कि समाज को तोड़ना। और इतिहास लेखन इन्होंने इस प्रकार किया कि भारतीय समाज मन में टूटा, मन में लोगों के बहुत सारे लोग इससे भ्रमित हो गए और आपस में एक दूसरे के शत्रु बन बैठे। और ये आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में बसा हुआ है अभी भी। बहुतायत इस बात को नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ था कि समाज में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ज्ञानता के अभाव में ये बात बैठी हुई है कि जब हिंदू राजा बने उन्होंने मुस्लिमों को सताया, जब मुस्लिम राजा बने उन्होंने हिंदुओं को सताया। पर इनके हिसाब से जो मध्यकालीन समाज, प्राचीन समाज, वे समाज जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये मानते थे कि अगर विज्ञान तर्क नहीं है तो वो समाज आधुनिक नहीं है। तो हम तो फिर इनके हिसाब से मान लेते हैं कि हम प्राचीन काल से ही आधुनिक रहे हैं। अब समस्या आपके सामने ये आ रही होगी कि आप इतिहास को भागों में तोड़े क्यों और कैसे तोड़े? क्योंकि अगर हम जेम्स मिल वाला देख रहे हैं, वहां भी हमको बहुत समस्या मिल रही है ना? हम इस सामान्य इतिहासकार वाला देख रहे हैं तो इसमें भी हमको समस्या मिल रही है। दरअसल इतिहास को आप टुकड़ों में तोड़ के देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इतिहास क्या है? परिवर्तन है। और परिवर्तन एकदम से तो होगा नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे होगा। तो इतिहास में विकास की एक स्केल है, डेवलपमेंट की एक स्केल है। आज आप यहाँ हैं, कल थोड़ा और ऊपर जाके यहाँ हो जाएंगे, परसों थोड़ा ऊपर जाके और यहाँ हो जाएंगे, फिर और ऊपर हो जाएंगे। तो इस तरह एक डेवलपमेंट की स्केल है, इसको आप टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, है ना? और ये इतिहासकार टुकड़ों में तोड़ने की बात करते हैं। रीजन इसका समझिए। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनके इतिहास में ये समस्या हमेशा से रही। इनके इतिहास में जो प्राचीन काल रहा है वो किसी एक संप्रदाय से जुड़ा होगा या वंश से जुड़ा होगा। जो मध्यकाल आएगा वो दूसरा वंश होगा। और जो इनके यहाँ आधुनिक काल आएगा वो आएगा लोकतंत्र का काल। तो इसलिए ये भारतीय इतिहास को भी इसी रूपरेखा में दिखाना चाहते हैं, जिससे हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तो दरअसल हमारे यहाँ इतिहास टुकड़ों में नहीं है बल्कि एक स्केल में है, इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। इतिहास में जो सबसे मेन चीज आती है कि इतिहास के जो सोर्स हैं वो क्या है, जिनके बेसिस पे ये इतिहास लिखा जाए। इतिहास लिखने के लिए कुछ एविडेंस होने चाहिए।
क्या है? जैसे हेरोडोटस की समस्या क्या देखी थी कि उसके पास उसके सोर्स ऑथेंटिकेट नहीं। तो इतिहास की ये खासियत है कि उसके पास ऑथेंटिकेटेड सोर्स होने चाहिए, प्रमाणित सोर्स होने चाहिए इतिहास में। तो वो सोर्स क्या है जिसके बेसिस पे इतिहास लिखा जाता है? हम उसको कहेंगे, एक तो फिजिकल एविडेंस, भौतिक अवशेष। हमको कुछ ऐसी भौतिक संरचनाएं मिलेंगी जिसके बेसिस पे हम एविडेंस हमको मिल जाएगा। दूसरा हमको मिल जाएगा सिक्के मिलेंगे। है ये पार्ट भी फिजिकल एविडेंस का ही, लेकिन इसमें हम भौतिक अवशेष में हम क्या कहेंगे, संरचना। संरचना में भी आप भवन की संरचना देख लीजिए, है? सिक्के मिलेंगे आपको। फिर आपको क्या मिलेगा, अभिलेख, अभिलेख मिलेगा, है? जैसे आपने मौर्य साम्राज्य के अशोक के अभिलेख पढ़े होंगे, तो इस तरह के अभिलेख हमको अनेक राजाओं के मिलेंगे। हमको मिलेंगे साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, जैसे जैसे कालिदास साहब हैं। कालिदास, कालिदास की रचना अगर किसी को याद हो, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना, ये साहित्यिक स्रोत है। ये हमको अभिज्ञान शाकुंतलम किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में हमको बताया। तो इस तरह साहित्यकार जब साहित्य लिखते हैं तो उससे भी हमको इतिहास का ज्ञान होता है। विदेशी विवरण, बहुत सारे विदेशी भारत में घूमने आएंगे, है ना? जैसे आप इतिहास में पढ़ते होंगे ना कि अ, ये वाला विदेशी चीन से आया, ये वाला यहाँ मंगोल से आया, ये उधर से आया। तो इनको हमको क्यों पढ़ना पड़ता है ना? इसलिए पढ़ना पड़ता है कि ये इतिहास के स्रोतों का काम करते हैं, सोर्सेस का काम करते हैं, जो इनके लिखे हुए लेख हैं। जो भौतिक अवशेष में इनको कैसे निकाला जाता है, एक पद्धति है C14। आप लोगों ने सिर्फ इस पद्धति का नाम सुना होगा आज तक। मैं आपको इसको अभी बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअल में ये काम कैसे, ये C14 जो से भौतिक अवशेषों के बारे में जाना जाता है। तो भौतिक अवशेष में अगर आप देखिए, सबसे पहले कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे पत्थरों के मंदिर आपको अधिक मिलेंगे। पूर्वी भारत में ईंटों के विहार मिलेंगे आपको ज्यादा। मतलब पूर्वी भारत में आपको क्या मिलेगा, ईंटों के निर्माण ज्यादा मिलेंगे। और दक्षिण भारत में आपको क्या मिलेंगे, पत्थरों के निर्माण, क्योंकि दक्षिण भारत में जो पत्थर मिलेंगे आपको वो ज्यादा सॉलिड मिलेंगे। ये आपको ज्योग्राफी में पता है होगा। तो इनके नीचे हमको क्या मिलता है, जो टीले हैं। जैसे टीला मतलब ऐसे, ऐसे मान लीजिए जमीन है, तो ये जमीन से ऐसा उभरा हुआ क्षेत्र, नहीं इसी को क्या कह रहे हैं, टीला कह रहे हैं। मान लीजिए देखिए होगी इस तरह की संरचनाएं बहुत जगह, तो उसके नीचे संस्कृति मिलती है। इन टीलों की खुदाई होगी और उसके अवशेष से हमको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। टीलों के नीचे जो संस्कृति होती है, हमको कभी कभी एकल संस्कृति, कभी कभी हमको मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति भी मिलती है। मतलब एक ही टीला है, ये टीला है मान लीजिए, इसी टीले में यहाँ हमको एक संस्कृति मिलेगी, नीचे की साइड आप चले जाएंगे, यहाँ हमको दूसरी संस्कृति मिलेगी, यहाँ एक संस्कृति, यहाँ दूसरी संस्कृति। और हो सकता है इस वाले एरिया में हमको तीसरी संस्कृति भी मिल जाए। और जब टीलों की खुदाई होगी तो अनुलंब खुदाई होगी जिससे हमको कालक्रम का ज्ञान होगा, और क्षैतिज खुदाई होगी जिससे हमको काल विशेषता का ज्ञान होगा। और खुदाई भी दो तरीके से होगी, जैसे मान लेते हैं ये टीला है ना? ये टीला है। इस टीले में एक तो खुदाई हमको इस तरह करनी है और दूसरी खुदाई हमको इस तरह करनी होगी, है ना? जैसे हमने ये यहाँ से खोदना चालू किया और हम खोदते गए हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से अब हमने यहाँ तक हमको मिला कि यहाँ कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। अब हमने इधर इसको खोदना। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि इस काल में जब हम ये नीचे की साइड खोदते जाएंगे, जैसे मान इसको ऐसे समझिए आप,
जैसे मान लीजिए ये भूमि, ठीक, इस भूमि पर एक समाज कोई रह रहा है ना? घर है, मकान है, सब कुछ, वो इस पे रह रहा है, एक समाज। धीरे-धीरे ये समाज जब समाप्त होगा, इसके अवशेष रह जाएँगे यहाँ, अवशेष रह जाएँगे। फिर इसके ऊपर एक दूसरा समाज बनेगा, इसके अवशेष रह जाएँगे। फिर इसके ऊपर एक तीसरा समाज बन जाएगा, जिसके अवशेष हमको मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं खुदाई करना। जब हम खुदाई करना चालू करेंगे, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक खोदेंगे। हमको ये समाज मिल गया पहला। अब हम इसको इस साइड खोदेंगे पूरा, जिससे हमको इस समाज के विषय में जानकारी मिले। हम और नीचे आएँगे, फिर हमको इस टाइम फ्रेम के अवशेष मिलेंगे। हम इस कालक्रम के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह अनुलंब अनुलंब और क्षैतिज खुदाई होगी, जिससे हम कालक्रम का ज्ञान, अनुलंब ज्ञान में ये क्या होगा आपका अनुलंब, और ये क्या होगा आपका क्षैतिज। ठीक, अवशेषों से प्राप्त ज्ञान हमको क्या एक मिल रहा है कि 2500 ईसा पूर्व में स्थापित नगरों का ज्ञान है पश्चिम उत्तर में, और इसमें सबसे मेन आपको जब पढ़ेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, सिंधु सभ्यता, है ना। दक्षिण भारत में महापाषाण काल का ज्ञान हमको मिलता है इसी से, महापाषाण काल का ज्ञान यहीं से मिलेगा, अवशेषों से ही प्राप्त ज्ञान से। और गंगा के मैदानी क्षेत्र में हमको तीव्र बहाव के कारण प्रमाण नष्ट हो गए। तो देखो अभी क्या हमको मिलता है, जो हमारा पश्चिम भारत है, जो हमारा पश्चिम भारत है, वहां हमको नगर मिल रहे हैं, और इसमें सबसे फेमस जैसे सिंधु सभ्यता आपको मिलती है। ठीक, जो हमारा दक्षिण भारत है, वहां पे हमको क्या मिल रहा है, महापाषाण काल का ज्ञान, महापाषाण काल का ज्ञान। और ये जो आपका गंगा का मैदान है, यहाँ क्या हुआ, बहाव के कारण यहाँ प्रमाण नष्ट हो गए। अब देखिए एक शब्द मिलेगा पैलिनोलॉजी। कौन सा शब्द, पैलिनोलॉजी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो आपसे जब फैक्चुअल वाले भी मैंने आपसे कहा था ना कि नहीं छूटेगा, तो ये फैक्ट भी है। जब फैक्चुअल भी नहीं छूट रहा है आपसे, कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं छूट रहा है। तो पैलिनोलॉजी किसे कहेंगे, पैलिनोलॉजी का अर्थ है पौधों के परागों और बीजाणुओं का, इससे भी, जिसको जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो, जिसने विज्ञान विषय में पढ़ा हो, है ना, उसको ये ज्ञात होगा कि परागों से और बीजाणुओं के अध्ययन से भी हमको इतिहास का ज्ञान होता है। जैसे मैंने बात करी थी, C14 का नाम आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करती है, इसकी एक लिमिटेशन भी है। सबसे पहली बात कि C14 सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का इतिहास बता सकती है जिनमें कभी प्राण था। C14 बेसिकली क्या है, कार्बन है, और कार्बन का क्या है, आइसोटोप। और ये आइसोटोप सभी प्राणवान वस्तु में रहता है, मतलब जितने भी जीव हैं उनमें क्या होगा, C14 होगा। जब कोई जीवित रहेगा, C14 सब में है, जब क्या होगा, कोई जीवित रहेगा तो C14 जितना प्लस होगा उतना ही माइनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो प्लस तो होगा नहीं, अब सिर्फ माइनस होगा। तो इसी कैलकुलेशन के बेस पे हम किसी चीज की उम्र निकालते हैं। ठीक, इसे ढूंढा किसने, 1949 में एक रसायन शास्त्री है विल्डर लिबी, विलर्ड लिबी जी है। तो विलर्ड लिबी ने इस चीज को, इसका जो C14 का आधा जीवन काल है वो कितना है, 5568 साल। ये जो आप देख रहे हैं ना कि C14 ऐड नहीं होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, तो इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि उसका जीवन काल कितने साल का हो रहा है। अगर C14 है तो 5568
68 साल, ठीक, आधा जीवन। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर राख के विश्लेषण द्वारा जलवायु एवं वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया पराग कणों का अध्ययन। तो उसी से हम क्या निकालते हैं, वनस्पति का इतिहास जानते हैं। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7006 से 6000 ईसा पूर्व में था। तो ये बात हम कैसे जानते हैं, हम इन पराग कणों के अध्ययन से ये बात। सिक्के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत रहे हैं, पहले पीछे मैंने आपको बताया। तो कुछ राजवंशों के सिक्कों की क्या है, सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई। कलकत्ता का में एक इंडियन म्यूजियम म्यूजियम है और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसे सिक्कों की सूची उपलब्ध है। ठीक, तो सिक्के भी, क्योंकि देखिए जब कोई सिक्का बना होगा, किसी राजा का सिक्का है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है राजा का नाम हो सकता है सन हो सकता है कोई देवी या देवता की मूर्ति हो, है ना? वो किसी एक भाषा में लिखा गया सिक्का होगा, उस भाषा होगी सिक्का पे। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि उस समय कब ये लिखा गया, उस समय राजा कौन था, उसकी किस धर्म में किस तरह की मान्यता थी, है ना? कि कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। इस तरह हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर वो सिक्का कितने क्षेत्र में प्रचलित था, कितने क्षेत्र में प्रचलित था, उससे हमको ये पता लगेगा कि उस राजा का प्रभाव कहाँ तक था या उसका व्यापार कहाँ से कहाँ तक, इन सब चीजों की जानकारी हमको मिलेगी। सबसे अधिक सिक्के कब मिले हैं, मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद। और इसमें में आप जब देखेंगे गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। आपसे पूछा जाए कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कब जारी किए गए, तो आप कहेंगे हिंद या यमन। शासकों के इतिहास का ज्ञान सिक्कों के द्वारा ही होता है, जो उत्तरी अफगानिस्तान से ईसा पूर्व पहली और दूसरी सदियों में यहाँ शासन किया करते थे। तो हमको देखिए इतिहास में सिक्कों के द्वारा ही हम ये जान पा रहे हैं कि हिंद यमन शासक का अफगानिस्तान के क्षेत्र में शासन था। सिक्कों का इतिहास में अगर हम देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिलते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिल रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 600 बीसी से ही हमको मिले। ठीक, दूसरा अगर देखें तो कुषाण शासकों के सिक्के हमको सबसे ज्यादा मिलते हैं और पश्चिम दक्कन में प्रारंभिक 20वीं सदी में, मतलब दक्षिण भारत, दक्कन का मतलब आप समझिए दक्षिण भारत एक। तो ईसा की पहली सदी से यहाँ सिक्के मिलते हैं। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी तथा समकालीन बौद्ध ग्रंथों में भी ये पुरातात्विक सिक्के हमको मिलते हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जाता हो तो 600 बीसी में ये अपने चरम पे था। और बौद्ध धर्म, तो वहां से भी हमको मिलते हैं। पहली बार प्रथम से चौथी शताब्दी के बीच बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के निर्मित किए, किसके द्वारा, कुषाण शासकों के द्वारा। और सिक्कों के आहस सिक्के तथा रोमन सिक्के, इन 4 प्रकार के सिक्कों का वर्णन हमको मिलता है। सिक्के, सामान्य सिक्के, आहस सिक्के, रोमन सिक्के। कहापन, कारषाण, निक, इसको निष्क भी कहते हैं, आपको निक भी मिलेगा और निष्क भी। शतमान, पाद, विसंध चीज, क्षतिज तथा सुवर्ण, सुवर्ण जैसे शब्दों का प्रयोग होता है सिक्के। आपसे प्री में जब इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कहापन किसे कहते हैं, कारषार्पण किसे कहते हैं, निष्क किसे कहते हैं, ये सब सिक्के हैं। शतमान, पाद, विंशतिज, त्रिशतिक, ये सब के सब सिक्कों के ही नाम। अब आ जाइए प्राचीन चिन्हों के आधार पर दक्षिण भारत से प्राप्त आहत सिक्के। दक्षिण भारत में हमको क्या मिलते हैं, आहत सिक्के मिलते हैं। तो एक तो हमको जैसे मिलता है, देखिए हमने आपको बताया था ना, उन सिक्कों पे चिन्ह अंकित हो गए। तो जो हमको मत्स्य अंकित चिन्ह मिलते हैं वो पांड्य शासक के। देखिए इस वाले से आपको, इस वाले टॉपिक से आपको मिल जाएगा। आपसे ऐसे एक लिस्ट देता है यूपीएससी या यूपीपीसी दोनों, ये कहेगा ये चिन्ह है सिक्के पे और इसका शासक है इस साइड में। आपसे 4 ये चिन्ह दे देगा और 4 शासक का नाम देगा। आपको मैच कराना होगा कि कौन सा शासक किस सिक्के से संबंधित है।
तो इसलिए जब मत्स्य अंकित सिक्के हैं, ये पांड्यों के सिक्के, मत्स्य पांड्यों के सिक्के, प्रगति अंकित पांडुरु सिक्के हैं। दो मछलियां, दो मछलियां, बाघ, तीर धनुष, ये किसके हैं? चेर सिक्के। गुप्त साम्राज्य में एक दिनार, यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि दिनार क्या है? ये स्वर्ण मुद्रा है गुप्त काल की। और गुर्जर प्रतिहार भी सिक्के जारी करेंगे, अपधातु, ठीक, प्योर धातु नहीं हो। सिंह और वृषभ की छाया वाले शेर होंगे, वृषभ की छाया वाले पल्लवों के सिक्के होंगे। बाघ की छाप वाले चोल के सिक्के होंगे। देखिए, बाघ की छाप आपको मिलेंगी, चेर सिक्कों में भी मिलेंगे बाघ की छाप, और बाघ की छाप आपको चोल सिक्कों में भी मिलेगी। अगली बात देखिए, जो सातवाहन समाज है, सातवाहन सिक्कों पर जहाज के चित्र, तो समुद्र व्यापार का वर्णन मिलता है। तो देखिए, आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है? सबसे पहले तो एक आप याद रखिए कि मत्स्य किस पे मिल रहे हैं? पांड्यों पे। दो मछलियां पूछता है ज्यादातर, दो मछलियां किस पे मिल रहे हैं? प्लस तीर धनुष, तीर धनुष किस पे मिल रहा है आपका? शेर पे। और जहाज किस पे मिल रहा है? सातवाहन पे, ठीक। वृषभ आपको कहां मिल रहा है? पल्लव वंश में। तो इस तरह मैच करा के आपसे सवाल पूछा जाएगा। आगे बढ़े तो गुप्त काल में ही समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखा। वीणा बजाते हुए किसका चित्र है? एक तो समुद्रगुप्त का भी चित्र है और कुमारगुप्त को भी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो अभिलेख हमने सिक्कों से देख लिया कि सिक्कों से इतिहास हमको कैसे मिलता है और सिक्कों के बारे में हमने जान लिया। अगली बात है कि अभिलेखों के बारे में हम जानें। तो अभिलेख क्या है? धार्मिक अभिलेख है, राजनीतिक अभिलेख है, प्रशासनिक अभिलेख है, राज्यादेश। धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, राजा के आदेशों से या राज्य के आदेश से संबंधित अभिलेख है। अनुष्ठानिक अभिलेख भी है, अनुष्ठानिक अभिलेख, अनुष्ठानों से संबंधित अभिलेख भी है। राजाओं की प्रशस्तियां, राजाओं की प्रशस्तियां है, राजा की प्रभाव को जिनमें दिखाया, ऐसे लेख भी आपको मिलेंगे। दान पत्र मिलेंगे जिनमें भूमि दान अभिलेखों का वर्णन है। तो ये इस तरह के अभिलेख आपको मिलेंगे कई जगह पे। धार्मिक अभिलेख, राजनीतिक अभिलेख, प्रशासनिक अभिलेख, राजा के आदेश मिलेंगे, अनुष्ठानिक अभिलेख मिलेंगे, राजाओं की प्रशस्तियां मिलेंगी, दान पत्र मिलेंगे जिसमें भूमि दान का स्पेशली आप देखेंगे, तो ऐसे अभिलेख भी आपको मिलेंगे। ये भी इतिहास के ही स्रोत। और अभिलेखों में ही अगर आप देखिए तो सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में, कहाँ पे? मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित। अभिलेख कहाँ है? इस समय स्टोर, समय स्टोर कहाँ है? मैसूर। आरंभिक अभिलेख, जो शुरुआत में अभिलेख लिखे गए वो क्या है? प्राकृतिक भाषा में, और ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। दूसरी सदी से अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। तो आप जो प्राचीन अभिलेख देखेंगे उसमें कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा है, ठीक। जो आप ईसा पूर्व तीसरी सदी से देखेंगे तो आपको क्या मिलने लगेगा? संस्कृत मिलने लगेगा। तो सबसे प्राचीन अभिलेख आपको किस भाषा में मिल रहे हैं? प्राकृत भाषा में। जबकि आपके दिमाग में होगा कि संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है, तो प्राचीन अभिलेख भी संस्कृत में ही मिलने चाहिए। प्राचीन काल के अभिलेख संस्कृत भाषा में नहीं है क्योंकि शायद उस समय अभिलेख लिखने का प्रचलन नहीं था। तो प्राचीन अभिलेख जो प्राकृत भाषा में लिखे गए वो स्पेशली आपको मौर्य काल में मिलेंगे, क्योंकि शायद साम्राज्य जैसी संकल्पना या अभिलेख लिखने जैसी संकल्पना ये मौर्य काल में ही आई ज्यादा। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के अधिकांश जो अभिलेख है वो कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संग्रहित किए गए या संकलित किए गए। तो एक ही किताब का नाम अब एक तरीके से कहिए कि कार्पस
डिस्क्रिप्शन इंडिकेरम। इस किताब में मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल तीनों के अभिलेख संकलित कर प्रकाशित। अशोक के जो अभिलेख है वो क्या है? अशोक के जो अभिलेख वो ब्राह्मी लिपि में। भाषा देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भाषा क्या है? प्राकृत। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक। और जो ब्राह्मी लिपि की खासियत क्या है कि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। मतलब इस साइड से लिखना शुरू करेंगे और इस साइड ये खत्म। अब ये बात कैसे पता लगती है इतिहास में? देखिए, इसकी एक एक तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखना शुरू किया, ऐसे लिखना शुरू किया। और यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, इतना स्पेस छोड़ दिया। तो शुरुआत हमने यहाँ से लिखी, हमने जैसे मान लिया यहाँ लिख दिया राम जाता, और यहाँ नीचे लिखते हैं जाता। हमने लिखा राम जाता, ये स्पेस हमने छोड़ दिया। तो इसका मतलब हमने यहाँ से लिखना चालू किया, इधर गए और फिर हमने यहाँ से लिख दिया। तो इसी तरह से हमको ये पता लगता है कि दाहिने से बाईं साइड लिखा जा रहा है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े गए, पढ़े जा चुके हैं, तीसरी सदी के अशोक के अभिलेख। तो सबसे पुराने अभिलेख जो अभी तक पढ़े गए वो कौन से हैं? अशोक के अभिलेख। 14वीं सदी में तुगलक वंश होगा, उसका एक शासक है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो अभिलेख, एक मेरठ से, एक कहां से? मेरठ से, और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक, दोनों को इसने क्या किया? दिल्ली मंगवा लिया। इसने फिरोज शाह तुगलक ने। अशोककालीन या मौर्यकालीन सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? इन अभिलेखों को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और इसने भी कब पढ़ा है? 1837 में। देखिए डेट्स कैसे याद रखेंगे आप। एक अभी आपको डेट मिली 1817, एक मैंने आपको डेट बताई 1804, एक मैंने आपको अब ये डेट मिल गई 1800 से। इनको एक दूसरे से जोड़ जोड़ के याद करिए, तभी आपको याद हो। अगली बात पे हम आ जाते हैं, इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्य की भी मैंने बात की थी इतिहास में। तो साहित्यिक स्रोतों में आप देखिए कि एक तो वेद मिलेंगे आपको, दूसरे आपको वेदांत मिलेंगे, तीसरे आपको महाकाव्य मिलेंगे। महाकाव्य में जैसे जैसे आप रखिए इसमें रामायण को, जैसे इसमें आप लिखिए महाभारत को। ठीक। इसी तरह आपको मिलेंगे धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे, धर्म विशेष से ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे जीवन वृत्तांत, किसी ने अपने जीवन के विषय में लिखा होगा या किसी ने किसी और के जीवन के विषय में लिखा होगा, ये मिलेगा हमको। और कलाकृतियां मिलेंगी। ठीक। जैसे इतिहास का देखिए एक स्रोत ये भी है, ये वर्तमान स्रोत है इतिहास का। इस तरह के आपने न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज़ पेपर में देखा। अब ये देखिए इसमें क्या गया कि जीएसटी की बात इसमें करी और सूखी रोटी की बात करी जा रही है। सूखी रोटी पे भी जीएसटी लग रही है। दरअसल एक कार्टून्स जब इस तरह आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पे आपको मिलता है, तो इसका सामान्य मतलब होता है कि कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसे सामान्य जनता प्रशासन के सामने नहीं रख पाती है, लेकिन उनको इन रंगमंचों के माध्यम से, क्या ये वर्तमान में है? आप देखिए, ये जैसे आज का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये काम करेगा किसका? एविडेंस का काम करेगा कि देखो समाज में ऐसी विचारधारा भी थी लोगों की। ऐसे ही जब आप रंगमंच क्या देखेंगे? कार्यक्रम देखेंगे, रंगमंच के कारक देखेंगे, कार्यक्रम देखेंगे। इतिहास में आपको मिलेगा एक ऐसी क्रांति भी मिलेगी जो इस रंगमंच के कार्यक्रम को देख के हुई है। मतलब 600 लोग देखते हैं और उसके बाद क्रांति कर देते हैं। तो स्टेज शो पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो वो डायरेक्ट नहीं कह सकते, वो नाटक के माध्यम से दिखा देते हैं। वैसे ही ये जो आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स है, वो बात अपनी डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं। कुछ लोगों को आपत्ति है, वैसा नहीं जीएसटी व्यवस्था सब खराब है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग मान रहे हैं कि जीएसटी सही नहीं है। उसके लिए वो अपनी बात इस तरीके से भी रख रहे हैं। तो जो भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, ये वर्तमान का इतिहास है, ये वर्तमान की घटना है। जब इसको भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तो इसको आधार मान के लिखा जाएगा। देखो इस तरह की चीज़ें भी थी समाज में। अगली बात पे आप आ जाइए, तो ऋग्वेद जैसे मैंने आपको बताया और 4 वेद जिसमें आपको अभी मैंने आपको प्रमाण बताया ये कि वेद कितने हैं? वेद, वेदांग, महाकाव्य बताया। वेद में कितने वेद हैं? आपको पता होगा 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक? तो जो आपका ऋग्वेद ये अलग कालखंड में लिखा गया। ये कब लिखा गया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। दरअसल इस वाले टाइम पीरियड में थोड़ा दिक्कत है कि हो सके इसको बहुत लोग तो आदि काल का मानते हैं, प्रारंभ से मानते हैं। पर जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। जो अथर्ववेद है, तो सबसे प्राचीन कौन सा वेद हो गया? सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। जो अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो आरण्यक है, जो उपनिषद है, इनको कब का माना जाता है? इनको माना जाता है कि 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए। और वेदांग, जैसे वेदांग, तो इसमें कौन से वेदांग के भाग है? वेदांग के भाग है। कौन सी? शिक्षा। शिक्षा मतलब उच्चारण विधि, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कल्प। कल्प में क्या दिया है? कर्म का। वेदांग के 6 भाग हैं। 6 भाग हैं। एक भाग कौन सा हो गया? शिक्षा हो गया। दूसरा भाग हो गया कल्प। शिक्षा में क्या है? उच्चारण विधि। कल्प में क्या है? कर्मकांड विधि। उसके बाद व्याकरण है। व्याकरण में क्या है? व्याकरण का ग्रामर। अगला देखें अगर हम, तो वो है निरुभक्त। निरुभक्त मतलब भाषा विज्ञान। फिर हम देखें तो छंद और ज्योतिष। छंद और ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान। तो इस तरह मिला के 6 वेदांग है। इन 6 वेदांगों का भी हम ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हम प्रयोग करते हैं। पाणिनि का एक व्याकरण महाभारत और रामायण है। महाकाव्य जैसे मैंने आपसे बात करी थी। तो पाणिनि का यह व्याकरण कब का है? 400 ईसा पूर्व का है। और पाणिनि का व्याकरण क्या है? 400 ईसा पूर्व का है। जो महाभारत है इसको किसने लिखा? महर्षि व्यास ने। ये उत्तर वैदिक काल की घटना हो सकती है क्योंकि इसे तो बहुत प्राचीन माना जाता है। महाभारत का जो काल है वह निश्चित नहीं है, वह निश्चित नहीं है। ऐतिहासिक रूप, ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि हमने पहले भी बात कही थी कि इतिहास प्रमाणों पे आधारित है। तो उतने साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले हैं जो इसके कालखंड को सही से परिभाषित कर पाए। दूसरा आप देखिए कि 10वीं सदी ईसा पूर्व में, 10वीं सदी ईसा पूर्व से 14वीं सदी ईस्वी तक इसको की भी ये घटना हो सकती है और इसको तभी लिखा गया था। व्यास जी ने लिखा है। पहले इसमें 8800 श्लोक, 8800 श्लोक थे, तब इसको कहा जाता था जय। महाभारत इसका प्राचीन नाम नहीं था। रामायण जब आप देखेंगे तो ये भी ईसा पूर्व 5वीं सदी के प्रारंभ में लिखी गई है। ठीक, इसमें भी कई स्टेज में लिखे गए। जो इसकी आखिरी स्टेज है वो 12वीं सदी में आके भी लिखी गई है ना? जब दिल्ली साम्राज्य शुरू हो गया है, दिल्ली सल्तनत, तब भी लिखा गया है। तो श्लोक में देखिए मैंने आपसे बताया कि दो 8800 श्लोक है, जय बोलते हैं। तो 2400 श्लोक थे, इसको भारत बोलते हैं, भारत वंश की कथा बोलते हैं। और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो इसको सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं। 1 लाख श्लोक होने के बाद इसको क्या कहते हैं? महाभारत। जब इसमें 2400 श्लोक थे तो इसको क्या कहते हैं? भरत वंश की कथा। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसको जय ग्रंथ कहते हैं। जय ग्रंथ कहते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो श्रौत सूत्र आते हैं, गृह सूत्र आते हैं, शुल्क सूत्र आते हैं, जातक कथाएं आती हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध ग्रंथ के अपने आते हैं। श्रौत सूत्र क्या है? श्रौत सूत्र राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान। तो धनी राजाओं ने, धनी पुरुषों ने यज्ञ किए, उनका विधि विधान है किसमें? श्रौत सूत्र। और ये कब है? 600 से 300 ईसा पूर्व की रचना। श्रौत सूत्र। गृह सूत्र में जातकर्म, नामकरण, उपनयन, उपनयन,
तो दरअसल ये क्या है, अनुष्ठान विधि है। और वो कौन से, घरेलू तथा पारिवारिक, मतलब लोगों के घर में कौन सी पूजा किस तरह से होगी, उसका उपनयन संस्कार कैसे होगा, विवाह संस्कार कैसे होगा, इनका वर्णन किसमें है, गृह सूत्र में। घर की बात कर रहे हैं ना, तो गृह सूत्र। श्रौत सूत्र खाद्य पुरुष कर रहे हैं यज्ञ विधान के लिए। और जो आपका इसका भी रचना आप देखेंगे कब है, 600 से 300 ईसा पूर्व। ठीक? और जो आपका शुल्ब सूत्र है, यज्ञ वेदी के विविध प्रकार के मापों का प्रवाह। शुल्ब सूत्र जो है वो यज्ञ वेदी से संबंधित है। ठीक? गृह सूत्र गृह नियमों से संबंधित है। श्रौत सूत्र यज्ञ विधान से संबंधित है। और जो जातक कथाएं हैं, जो बौद्ध धर्म से बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं इसको कहते हैं, ये भी कब की है, ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी की घटनाएं। और बौद्ध ग्रंथ में आप देखेंगे जो कि पाली भाषा में है ज्यादातर, उसमें बौद्ध धर्म के विषय में बताया गया है। तो श्रीलंका में ज्यादा संकलित किया गया है बौद्ध ग्रंथों को। और इसलिए भी ईसा पूर्व दूसरी सदी में ये काम किया, ये काम भी कब किया गया, ईसा पूर्व दूसरी सदी में। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, जातक कथाएं हैं, ये सब भी इतिहास का काम करती है, क्योंकि समाज के बारे में इनसे पता लग रहा है। अब हम आगे अगर देखें तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक इनके पाली, चीनी और तिब्बती 3 संस्करण है। बौद्ध धर्म में जब आप त्रिपिटक की बात करते हैं तो इनके 3 संस्करण हैं। एक आपको पाली भाषा में मिलेगा, एक आपको चीनी भाषा में मिलेगा, एक आपको तिब्बती भाषा में मिलेगा। इन तीनों जगहों पे आप देखेंगे बौद्ध धर्म अपने चरम पे था, इन तीनों क्षेत्रों में फैला। 3 पिटक है। और ये किसमें है, बौद्ध धर्म में एक मत है थेरवाद, थेरवाद उस पे आधारित है ये। 3 पिटक कौन कौन से, एक है आपका सुत्त पिटक, दूसरा आपका है विनय पिटक, और तीसरा कौन सा है, अधिधम्म पिटक। 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो एक तो इससे आपसे पूछेगा कि ये जो त्रिपिटक है ये किससे संबंधित है। तो पहली चीज तो आप ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म से, दूसरी चीज बौद्ध धर्म में भी किससे, तो आप कहेंगे थेरवाद से। ठीक? और कौन कौन से है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों में क्या है, सुत्त पिटक में, सूत्र का मतलब अब ऐसे याद रखिए कि सूत्र याद। तो बुद्ध के जो धार्मिक नियम वो पिटक में, विनय पिटक भिक्षुओं के लिए नियम है विनय पिटक में। और जो आपका तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये सुत्त पिटक का ही क्या है, सारांश है। बुद्ध के जो धार्मिक नियम है जिसमें धम्म के नियम आप कह सकते हैं, अभिधम्म नियम, अभिधम्म पिटक, उसमें क्या है, सुत्त पिटक का ही सारांश है। सुत्त पिटक में क्या था, बुद्ध के धार्मिक नियम। विनय पिटक में क्या है, बुद्ध के नियम, संघ के नियम, संघ के भिक्षुओं के लिए बनाए गए। अब हम आगे देखें तो निकाय, निकाय है, निकाय किसे कह रहे हैं, त्रिपिटकों के उपखंड। जैसे देखिए ना, 3 पिटक देखे ना, उनके उपखंड है, उनको हम क्या कह रहे हैं, निकाय। तो निकाय किससे संबंधित है, तो आप इसे भी कहेंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक के 5 निकाय। ठीक, जैसे आपको 3 पिटक मैंने बताया, तो उसमें जो सुत्त पिटक है उसके कितने हैं, 5 निकाय। कौन कौन से, दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, खुद्दक निकाय है। और जो आपका खुद्दक निकाय है ना, इसी में जातक कथाओं का वर्णन। आपने इतना नीचे जाके कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखिए, एक तो आ गया आपके त्रिपिटक। एक त्रिपिटक में जो आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक के भाग है जिसको बोलते हैं निकाय। इन निकायों में भी 5 निकाय हैं। इन 5 निकायों में से एक निकाय है जिसको बोलते हैं खुद्दक। और इस खुद्दक निकाय में ही जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं मतलब जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं। आगे बढ़े तो खुद्दक निकाय जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा, खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय में धम्मपद
थेर गाथा और थेरी गाथा, ये 3 इसके उपभाग हैं। तो आप इसके नीचे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो इस खुद्दक निकाय में भी कितने निकाय के 5 भाग थे, इसमें एक खुद्दक है, खुद्दक के भी क्या है 3 भाग, ठीक। तो इसमें कौन सा धम्मपद, थेर गाथा और तीसरा कौन सा थेरी गाथा। तो आपका धम्मपद है, धम्म की बात कर रहा है ना, नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, पद्य है में नैतिक उपदेश है। जो आपका थेर गाथा है वो भिक्षुओं के गीत है, तो ये कोई भी याद रखिए, ये आपका पद्य है, ये आपका गद्य है, ठीक। जो आपका थेरी गाथा है ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए गीत है, ठीक। तक निकाय आगे बढ़िए। आपने एक रचना सुनी होगी मिलिंदपना। मिलिंदपना क्या है, निदान कथा है और बुद्ध चरित है और सहस्त्रिक है, प्रज्ञा पारमिता तथा सद्धर्म कुंडली। इन सब पुस्तकों के बारे में भी आपने सुना, इसलिए आपने मिलिंद पन्हों के विषय में तो जरूर सुना। निदान कथा के विषय में शायद आपने नहीं सुना, लेकिन बुद्ध चरित के बारे में आपने सुना होगा। बुद्ध चरित कब के पहली और दूसरी शताब्दी की रचना है। अष्ट सहस्त्रिक के बारे में नहीं सुना होगा, प्रज्ञा पारामिता के बारे में नहीं सुना होगा, सद्धर्म कुंडलिक के बारे में नहीं सुना होगा। ये सब भी पुस्तकें हैं जिनसे हमको इतिहास का ज्ञान मिलता है। जो मिलिंदपना है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा है कि मिलिंदपनों में किसका है, तो मिलिंडर है ग्रीक का शासक, नागसेन की मध्य वार्ता है। ये नागसेन का नाम आपसे कई बार पूछा है। मिलिंदपनों में किसके मध्य वार्ता है, तो नागसेन और मिलिंडर के मध्य वार्ता है। मिलिंडर के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, नागसेन। जो निदान कथा है, निदान कथा ये पहली शताब्दी में लिखी गई और बुद्ध की जीवन की पहली कथा है। कौन सी, निदान कथा। और बुद्ध चरित की रचना किसने की है, अश्वघोष। ये सवाल आपसे बार बार पूछता है कि बुद्ध चरित किसने लिखी है, अश्वघोष। और ये भी कब लिखी गई, पहली से दूसरी शताब्दी के बीच में। लेकिन जो सबसे पहली कथा लिखी गई वो कौन सी है, निदान कथा। और जो अष्ट सहस्त्रिक है वो ये भी पहली शताब्दी में लिखित है। ये भविष्य के बुद्ध की कल्पना है। आपसे सवाल पूछे कि भविष्य की बुद्ध की परिकल्पना कहाँ है, तो आपको कहाँ मिलेगी, अष्ट सहस्त्रिक में मिलेगी। अगली बातें देखिए, तो जैन ग्रंथ भी है। हमने बौद्ध ग्रंथ तो सारे देख लिए, धार्मिक ग्रंथों की बात हमने करी थी ना, उसमें हमने बौद्ध ग्रंथ देख लिए। अब हम जैन ग्रंथ देखेंगे, तो जैन ग्रंथों में भी धर्मशास्त्र है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, साहित्यिक रचना है। तो जैन धर्म में भी आप देखिए, तो ये जैन धर्म की आपको किस में मिलेंगे, ये भी आपको प्राकृत भाषा में ज्यादातर मिलेंगे, आम बोलचाल की भाषा में लिखे गए ग्रंथ। धर्मशास्त्र में आपके धर्म सूत्र है, स्मृतिकाएं हैं, टीकाएं हैं, ये भी आपके मिलेंगे। धर्मशास्त्रों में ही देखिए, ये जो आपके संकलित हुई है 500 से 200 ईसा पूर्व के आसपास संकलित किए गए धर्मशास्त्र। और अभिज्ञान शाकुंतलम देखिए, तो ये हमने जैसे आपको बताया था कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी पूछता है किसने लिखा है। इसको आप याद रखिए कि कालिदास की रचना है और इससे गुप्त काल का आपको इतिहास मिलता है। और गुप्त काल के साथ ही मध्य भारत का सामाजिक जीवन कैसा था, इस बारे में भी हमको मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। जो प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथ है, इनको गुजरात के, कौन से, गुजरात के वल्लभी नगर में, ये आपसे पूछा जाएगा, ईसा पूर्व 6ठी सदी में अंतिम रूप दिया गया। तो जो जैन ग्रंथ हैं, इनको गुजरात के वल्लभी नगर में अंतिम रूप दिया गया, वो भी कब, 6ठी सदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संगम साहित्य आप देख लीजिए, दक्षिण भारत का इतिहास, संकलन जो इनका हुआ है संगम साहित्य का, वो ईसा की आरंभिक 4 सदियों में, मतलब पहली से लेके 4थी सदी तक संगम साहित्य। दक्षिण भारत के इतिहास की अब हम बात करें, उत्तर भारत हमने देख लिया। संगम ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इनमें योद्धाओं की वीरता, दान पत्रों आदि का विवरण है। इसमें विदेशी व्यापार, यवन लोगों का भी विवरण है। संगम साहित्य में
किन विदेशी व्यापारियों का वर्णन मिलता है? तो आप कहेंगे यवन लोगों। इसमें 3000 पंक्तियों में पद्म है, जिनको 100 के समूह में संकलित किया गया है, जैसे पुनरानूरू, बाहर के 4 शतक। इस तरह मतलब 3000 पंक्तियों में ये पद्म है और 100 के समूह में डिवाइड किया। संकलन के मुख्य भाग हैं और इसके पाटीनेटिकल, पट्टनेटिकल, कड़क्कू 18 निम्न समूह भी। ठीक है, तो इस तरह से जो संगम साहित्य है इसको भी कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो 3000 पंक्तियों में डिवाइड किया गया है, पहली बात। 100 के समूह में डिवाइड किया गया है, 8 संकलों में विभक्त है और इस संकलन के मुख्य भाग यहाँ दिए गए। पत पाठ ये है, ये भी आपके 10 गीत, ये भी इसी के भाग है, इस संकलन के मुख्य भाग हैं ये सब। संगम साहित्य हमने देख लिया, दक्षिण भारत का इतिहास। अब जैन धर्म से ही संबंधित कुछ और है और जैन ग्रंथ भी मिलेंगे। तो जैन धर्म में आपको श्वेतांबर मिलेंगे, जैन धर्म में आपको दिगंबर मिलेंगे। आपको पता होगा 2 धर्म धार्मिक समुदाय थे। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर मतलब बिना वस्त्र वाले थे। और जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वन कौन सा मिलता है आपको? परिशिष्ट पर्वन। श्वेतांबर, इनके धर्म सिद्धांत कितने हैं? 12 धर्म सिद्धांत इनके। इसी तरह से इनके 12 क्या है? उवंग, जिनको उपांग भी कहते हैं। श्वेतांबरों की बात कर रहे हैं तो इनके धर्म सिद्धांत कितने मिलेंगे? 12। 12 क्या मिलेंगे आपको? उपांग मिलेंगे। और 10 आपको क्या मिलेंगे? पैन्य, जिनको क्या कहते हैं? प्रकीर्ण कहते हैं। 6 के क्या मिलेंगे आपको? चे सूत्र मिलेंगे, जिसको चेद सूत्र भी कहते हैं। 4 मूल सूत्र मिलेंगे आपको। जैन पुराण मिलेगा, श्वेतांबरों द्वारा लिखी होने की इसकी मान्यता है। तो जैन पुराण किसने लिखा है? श्वेतांबरों ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। परिशिष्ट वर्णम में हेमचंद्र ने, इसको किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। और कब लिखा है? 12वीं सदी में इसको लिखा है, इस जैन ग्रंथ में। और प्रारंभिक जैन संतों का इसमें इतिहास। हमने जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को भी देख लिया। ठीक, अब देखिए संगम साहित्य में एक दो चीजें और हम देख लें तो संगम साहित्य में 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आपको अकम, एक मिलेगा आपको पुरम। और नलरिया दिव्य प्रबंधम है, ये नलरिया दिव्य प्रबंधन है, इसको नाथ मुनि ने लिखा है। और अलवर संत है, जो आपके अलवर संत है, आपने सुना होगा नयनार अलवर, ऐसा। तो जो अलवर समर्थक है उनकी ये रचना है। अकम क्या है? अकम प्रेम प्रसंग है। और जो पुरम है ये विषय है, इनका विषय क्या रहा? पुरम, पूर्व आपने सुना होगा। पुरंदर, पुरंदर आपने सुना होगा, इसको कहते थे इंद्र को, तो इसी से पुरंदर है। तो पुरम जो कहेंगे वो क्या? युद्ध के लिए। नाथ मुनि द्वारा संकलित आपकी नल येरा दिव्य प्रबंधम है, ये 10वीं सदी में संकलित की गई। ठीक है, एक रचना और आप देखिए कि आलवार वैपम इरामावतारम, एक रचना है कौन सी? आलवार वैपम इरामावतारम। तो आलवार वैपवन जो है ये वैष्णव संतों का जीवन चरित्र है। कौन सा? आलवार, इसको यहां से आप देख लीजिए। और इरामावतारम कौन सी है? ये तमिल रामायण, रामायण का तमिल संस्करण है। वो किस नाम से है? इरामावतारम। रामावतारण भी है, ई आगे लगा दिया गया, तो इरामावतारम ये तमिल ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए जो शिल्पाधिकारम है और जो मणिमेखली, इन दोनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो शिल्पाधिकारम कितनी है? इलन कोवतिकल द्वारा रचित। किसके द्वारा? इलन कोवतिकल द्वारा रचित कौन सी रचना है? शिल्पाधिकारम। जो मणिमेखले आपकी है वो सतनार द्वारा लिखित, सतनार द्वारा। जो आपकी ये शिल्पाधिकारम है, ये क्या है कि एक कोवलन नामक धनी व्यवसायी था, उसकी पत्नी का नाम था कन्नकी। ये कोवलन नगर में रहते थे।
कोवलन जो है एक प्रेम जाल में फंस जाता है, बाद में फिर कन्नकी के पास आता है, ठीक, और महाराज द्वारा कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया। तो इस तरह से कोवलन के प्रेम प्रसंग की ये घटना है। दूसरा आप देखेंगे तो जो सतनार है, ये राजकुमार उदय कुमार का मणिमेखली से प्रेम प्रसंग है। तो ये भी क्या है, त्रिपादिकारम क्या है, प्रेम प्रसंग है, और मणिमेखली क्या है, ये भी आपका प्रेम प्रसंग है। चंडिकाई नामक एक स्त्री का रूप धारण कर अपने चमत्कारी भिक्षाप्रास से लोगों को भोजन कराती। लेकिन इस प्रेम प्रसंग में क्या है, त्याग है। इस प्रेम प्रसंग में क्या है, लोभ, माया है ना। तो इस तरह आपसे ये दो ग्रंथ भी मिलते हैं। कोवई की रचनाएं आपको मिलेंगी। कोवई की रचनाओं में एक तो देखिए आप पंतिका कोई, ये छठी से सातवीं सदी की प्रमुख रचना है। दूसरी आप देखिए कि मणिक वाचार की त्रुप कोइयार, ये भी रचना है, ये कोवई रचना है। फिर आप देखिए कि वसेस्म सेलिप पुलवर की संचयवन कोवई एक रचना है, ये कोवई की रचनाएं हैं। और उला नामक रचनाएं, ये भी कोवई की रचनाएं हैं। और शुरुआत भी कोवई की रचनाएं। जो पंक्ति कोई है, ये पांडुशासन नेतुमन मरण, इसके नेतुमरन के सम्मान में लिखी गई। जो आपकी मणिक मणिक का वाचार है, ये भगवान शिव की स्तुति के लिए लिखी गई है। इसी तरह आप देखिए कि जो आपकी ये पांड्य शासक के एक सेनापति संचयवनन के विषय में रचित जो कोवली रचनाएं हैं, इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के विषय में या आराधना है, आराधना भी किसी विशेष की, आराधना भी किसी विशेष की। अगली बात देखिए कि आप देवताओं के सम्मान में उला नामक रचना की गई। और टुटु वाक्य जो आपका है, ये ईश्वर या प्रेमी प्रीति के को दिए गए संदेश के रूप में की टुटु वाक्य। तो कोवलई रचनाएं भी इसी तरह आपको मिलेंगी। आपको जब भी पूछेगा प्री में, तो मेंस में से तो बहुत डिटेल में सवाल नहीं आएगा, क्योंकि उसको इतना डिटेल में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन प्री में आपसे क्या पूछेगा, इन बहुत डीप अगर जाएगा तभी सवाल पूछेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो आपसे ये किताबों के नाम देगा और उसके रचनाकार आपसे पूछेगा। कविराज मार्ग है, कविराज मार्ग में कन्नड़ कविताएं, ठीक। और कर्नाटक में 3 विख्यात जैन कवि भी हुए हैं, इनका नाम है, एक नाम पंप है, दूसरे का नाम पोन्न है, और तीसरे का नाम रत्न है। तो आपसे पूछेगा पंप पोन्न रत्न ये क्या है, तो ये कर्नाटक में 3 विख्यात जैन कवि, पंप, पोन्न और रत्न। पंप ने क्या लिखा है, आदि पुराण की रचना। और विक्रमार्जुन विजय की रचना की किसने, पंप। पुण्य ने रचना की संस्कृत और कन्नड़ दोनों में दक्ष उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि इनको मिली। ठीक। आदि पुराण क्या है, आदि पुराण में पहले जो तीर्थंकर है ऋषभ या आदिनाथ का जीवन चरित्र में आदि। तो ऋषभ जी का जो दूसरा नाम है जैन तीर्थंकर ऋषभ का, वो क्या है, आदिनाथ भी इनका नाम, इसलिए आदि पुराण लिखा। और आदि पुराण किसने लिखा, पंप ने लिखा है। षष्ठी लक्षण महापुराण, षष्ठी लक्षण महापुराण, रामचंद्र पुराण, रामचंद्र चरित पुराण, लीलावती, लीलावती के बारे में सवाल आपसे पूछा है, तो चामुंडराव द्वारा रचित है। चामुंडराव क्या है, द्वारा रचित है। षष्ठी लक्षण पुराण महापुराण। रामचंद्र चरित पुराणम है नागचंद्र और अभिनव पंप द्वारा रचित, नागचंद्र और अभिनव पंप ने लिखा है। लीलावती अगर आप देखिए तो लीलावती की रचना किसने की है, नेमिनाथ ने इसकी रचना की। और जो आपकी ये चामुंड राय द्वारा की गई रचना, ये 24 जैन तीर्थंकरों का वर्णन। जैसे आप कहते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और इनके नाम कहाँ मिल रहे हैं, तो देखिए एक आपको रचना मिल रही है जिसमें चामुंड राव ने लिखा है षष्ठी लक्षणम महापुराणम में, इसमें जैन तीर्थंकरों का वर्णन आपको मिल रहा है।
ठीक है। जो लीलावती रचना है नेमिनाथ की, एक कदम राजकुमार की प्रेम कथा है ये भी, लीलावती। तेलुगु साहित्य मिल गया आपको, संगम साहित्य मिल गया और तेलुगु साहित्य भी मिलेगा, और नन्नयन द्वारा लिखित महाभारत, नन्नयन द्वारा लिखित महाभारत है। विजयनगर का शासक है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा। तेलुगु नगम, अब तेलुगु जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, इसकी कृष्णदेव राय। ये और कहाँ का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का। तेलुगु साहित्य 5वीं से 6वीं शताब्दी में तेलुगु का एक पृथक भाषा के रूप में विकास किया गया। तो द्रविड़ी जो आपकी भाषा है, उससे एक अलग भाषा निकल के आई है तेलुगु भाषा। तो नन्नयन द्वारा लिखित महाभारत है, इसमें चालुक्य राज नरेंद्र के कहने पर यह तैयार किया गया। तो नन्नयन द्वारा लिखित एक महाभारत का एक रूप आपको यहाँ भी मिलता है, क्योंकि आपने वेद व्यास वाला पढ़ा है, एक आपको यहाँ भी मिलता है। नन्नयन को होली के निर्माता की उपाधि दी गई है। दक्षिण भारत के नाम थोड़ा सा क्रिटिकल है लेने में, उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। प्रयास तो कर रहा हूँ, पर नाम ही थोड़ा सा है, तो इस वजह से पढ़ने में समस्या आ रही है। अब देखिएगा, विदेशी विवरण भी मिलेंगे आप। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इतिहास के साक्ष्य जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इतिहास के साहित्य हमने वेद वेदांग पढ़े, महाकाव्य पढ़े, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, जीवन वृत्तांत पढ़े, कलाकृतियां पढ़ी, है ना। तो इस तरह हमने वेद वेदांग देख लिए यहाँ पे। फिर हमने पढ़ लिए साहित्य वाला भी देख लिया, महाभारत महाभाष्य, गृह सूत्र, धर्म ग्रंथ वाले जातक कथाएं, बौद्ध कथाएं, ये सब भी देख लिए। त्रिपिटक, विनय पिटक, निकाय देख लिए हमने सारे। फिर हमने देख लिए खुद 10 निकाय, निकाय में क्या लिखा गया है। हमने मिलिंद पन्नों की रचना भी देख ली, है ना। जैन ग्रंथ देख लिए, धर्मशास्त्र देख लिया, विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना ये भी हमने देख ली। संगम साहित्य के बारे में हमने जान लिया। फिर हमने क्या जाना, जैन धर्म में जाना। जैन धर्म में भी 2 संप्रदाय, श्वेतांबर दिगंबर, और जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में हमने जाना। ठीक है। उसके बाद हमने संगम साहित्य को जाना और नलियरा दिव्य प्रबंधन के बारे में जाना, संगम साहित्य के कुछ ग्रंथ। फिर हमने संगम साहित्य के बाद जो हमने जाना कोवई की रचनाएं, उसी का पार्ट हमने जान लिया। उसके बाद हमने इससे पहले कन्नड़ कविताओं के विषय में जाना, पंप के विषय में जाना। ठीक है। दक्षिण भारत में लिखी गई, उत्तर भारत की कुछ किताब पुस्तकें हैं, जैसे जो आपकी रामचंद्र चरितम मिलता है, ये सब भी हमने पूरा देख लिया दक्षिण भारत में जिनका उदाहरण। फिर हमने देख लिया संगम साहित्य के बाद तेलुगु साहित्य में भी हमने देख लिया। ठीक है। अब तेलुगु साहित्य के बाद आप देखिए कि विदेशी भी भारत में आ रहे हैं। कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आप देखेंगे किसको आएगा, मेघस्तनी जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन? मेघस्तनी जा रहा है। फिर देखेंगे यूनानी भाषा में लिखी गई पेरुक्लू ऑफ द इथ्रियन सी और टोमली की ज्योग्राफी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अच्छे ज्ञान स्रोत है। टोमली को भूगोल का पिता कहा, भूगोल का जन्मदाता। प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, इसमें भी आपको इतिहास का मिलेगा। पाहियान आपको आएगा, पाहियान ईसा की 5वीं सदी में आएगा, और वेन सांग आएगा 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश, 7th सेंचुरी के सेकंड पार्ट। सेंचुरी जब हम करें 7वीं सदी, तो इसका मतलब हो गया 600 से लेके 700। तो ह्वेन सांग है, ये बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आया था और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था ह्वेन सांग। अल-बरूनी की रचना मिलती है तहकीके हिंद। अल-बरूनी की रचना कौन सी है? तहकीके हिंद। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया? मेगास्थनीज। ठीक। टोमली की किताब का नाम क्या है? ज्योग्राफी। प्लिनी की किताब का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। फाहियान कब आ रहा है? ईसापुर 5वीं सदी में। वेन सांग कब आ रहा है? 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीके हिंद नामक किताब ये लिखता है। ठीक। मेगास्थनीज के राज्यारोहण के बारे में ये लिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आता है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के बारे में लिखता है और कहता है ये 322 ईसापुर में हुआ था।
ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में क्या गया है, संद्रोपोत्तस कहा गया है। क्या कहा गया है, संद्रोपोत्तस कहा गया है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आपसे पूछा जाएगा कि संद्रोपोत्तस किसको कहा गया, तो आप किसको कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनीज की पुस्तक में इसका वर्णन है। नेचुरल हिस्ट्री का जो है वो भारत इटली के मध्य व्यापार की जानकारी आपको देता है। नेचुरल हिस्टोरी का भारत और इटली के मध्य में व्यापार था, इस बात की आपको जानकारी देता है। और जो फाहियान है ये गुप्त काल में आपका वर्णन देगा, गुप्त काल में आया है। ठीक। मेगास्थनीज मौर्य काल में, फाहियान गुप्त काल में। ठीक। गेनसांग हर्ष के काल में, तो हर्ष के विवरण ये देगा। और जो ये आपके तहकीके हिंद है अलबरूनी वाली, ये भी गुप्त काल के विषय में ध्यान दें। तो देखिए एक बार हम जल्दी जल्दी पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पूरा पढ़ा है। हम लगे हाथ रिवीजन भी करते जाएंगे जिससे हमको आसानी हो, जब हम अगली बार पढ़ें तो हम बहुत आसानी के साथ रिवाइज कर पाए। सबसे पहले हमने देखा इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, ये जाना हमने। फिर हमने जाना इतिहास के विषय में, जाना क्या है इतिहास। फिर हमने जाना इतिहास के पिता हेरोडोटस के बारे में, क्या समस्याएं उसके बारे में जाना। भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा, अलग अलग किस तरह उस पर जाना। भारतवर्ष किस तरह नाम पड़ा वो जाना। चक्रवर्ती सम्राट देखे। जेम्स मिल का इतिहास हमने देखा किस तरह लिखा है, जेम्स मिल के इतिहास की समस्याएं समझी हैं। जो सामान्य इतिहासकार है वो कैसे वर्गीकरण करते हैं, उनकी समस्याएं समझी हैं। इतिहास के स्रोत हमने देखा है, स्रोत को आप जरा एक बार ध्यान से देखिए। भौतिक, सिक्के, अभिषेक, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, ये सब हमने देख लिया। C14 के विषय में हमने जाना। भौतिक साहित्य हमने देखा, भौतिक क्या है, पैलिनोलॉजी हमने जाना, परागों और विजाणुओं का अध्ययन है। C14 पद्धति कैसे काम करती है ये देखा हमने। सिक्के हमने देखा, सिक्कों का इतिहास हमने समझा। उसके बाद हम प्रतीक के जो सिक्कों पे चिन्ह है उनके आधार पर कौन सा वंश कब है उसके विषय में हमने जाना। अभिलेख हमने देख लिए किससे हैं, किस प्रकार के हैं। ठीक है। इतिहास के साहित्यिक स्रोत हमने देख लिए, वेद कैसे है, वेदांत कैसे हैं, उपवेद कैसे हैं, आरण्यक कैसे, ये सब हमने जाना। धार्मिक साहित्य देख लिए, काव्य देख लिए, महाकाव्य हमने देख लिए, है ना, जातक कथाएं, बौद्ध ग्रंथ की कथाएं, धार्मिक ग्रंथ भी हमने यहाँ पे देखे। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों देखे। पिटक के भाग निकाय देखे, निकाय के भाग हमने कुतक देखे, कुतक के भी वो भाग हमने देखे, है ना। और मिलिंद बर्हों की रचना हमने देखी, निदान कथा हमने देखी, जैन धर्म से संबंधित देखी। कालिदास की रचना हमने अभिज्ञान शाकुंतलम इसको भी समझा। संगम साहित्य के विषय में हमने जाना। संगम साहित्य के अलावा अगर हम देखें तो जैन धर्म के विषय में जाना, दो भाग हैं। जैन ग्रंथ जाना, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में जाना, श्वेतांबर के हमने ग्रंथ जाने, धर्म सिद्धांत ये सब हमने जाने। हेमचंद्र द्वारा लिखी परिशिष्ट वर्णन हमने समझा। संगम साहित्य में जाना, अकमपुरम किसे कहते हैं ये भी हमने जाना। तो संगम साहित्य शिल्पाधिकारम हमने जाना, मणिमेखलई के बारे में हमने जाना। कोवई रचनाएं कौन सी हैं वो हमने जाना। कविराज मार्ग के विषय में हमने जाना। तो तिष्ठि लक्षण पुराणम हमने जाना, रामचंद्र चरित पुराणम जाना। तो ये दक्षिण भारत की रचनाएं भी हमने देखी। तेलुगु साहित्य भी हमने देख लिया, संगम के बाद तेलुगु साहित्य भी हमने देखा। विदेशी विवरण भी हमने बहुत सारे देखे। अब इससे रिलेटेड विदेशी विवरण में भी अभी और आपको अपडेटेड वीडियो इसके बाद के वाले पार्ट में हम आपको देखेंगे, क्योंकि विदेशी विवरण में भी अभी बहुत सारे विदेशी है और उनका बहुत डीप एनालिसिस करने की जरूरत है अलग से। इस वाले पार्ट में एक इंट्रोडक्शन टाइप का हमने विदेशी विवरण में देख लिया है। आगे वाले पार्ट में हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे जिससे हमको ज्यादा आसानी से याद हो जाए। अगर मैं इसी में बहुत डिटेल कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से हम इसको अगले बार में देखेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग अनुपम आईएएस के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपने शायद आज पहली वीडियो में ही देख लिया होगा कि हम फैक्ट के बेस पे भी ना कम पढ़ेंगे, ना हम कॉन्सेप्ट के बेस पे भी कम पढ़ेंगे। हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ लेके चलेंगे और बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, जो कि हमारा लक्ष्य है। तो आप सब जुड़िए इस चैनल के साथ और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।